नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके शो में टैक्स इट इजी, जहां हर हफ्ते हम आपके कुछ टैक्स संबंधित सवालों के जवाब देते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की मदद से। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं देवेंद्र सिंह, हु इज अ जीएसटी एक्सपर्ट, एंड अमित कुमार गुप्ता, हु इज अ इनकम टैक्स कंसल्टेंट। अगर हम बात करें अमित कुमार गुप्ता जी की, वो एक ऑथर भी हैं, एक आर्टिकल्स भी लिखते हैं और ही ऑल्सो रन्स अ यूट्यूब चैनल जहां आपको 400 से ज्यादा, जी हाँ 400 से ज्यादा टैक्स रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। अगर हम बात करें देवेंद्र सिंह जी की, वो एक सीए है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, साथ ही वो एक ट्रेनर है जीएसटी डिपार्टमेंट को। इसके अलावा वे बहुत से सीए, बहुत से कॉर्पोरेट्स के साथ जुड़े हैं जहां पर भी वो ट्रेनिंग्स देते हैं। इट्स अ प्रिविलेज टू हैव यू ऑन शो सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू जसप्रीत। अगर हम बात करें अपने पिछले एपिसोड पे, तो बहुत से ऐसे पॉइंट्स निकल के आए थे प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड। तो इंडिया में अगर हम बात करें, लोगों के दो ही सपने हैं, एक हमारा बच्चा अच्छा पढ़ ले और दूसरा है कि हम प्रॉपर्टी खरीद लें। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो आपने हमारे दर्शकों को सवालों के जवाब दे दिए। अब हम बात करते हैं एजुकेशन से। एजुकेशन का और टैक्स का क्या संबंध है? सो आप प्लीज हमें बताइए। थैंक यू जसप्रीत, आपने मुझे दोबारा इस शो में बुलाया। जहाँ तक कि एजुकेशन और इनकम टैक्स का एक रिलेशन है, जो हमारी सरकार है वो एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है और वो ये चाहती है कि लोगों को गाँव में, छोटे छोटे शहरों में एजुकेशन पहुँचे। इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स आती हैं और इनकम टैक्स के अलावा भी जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी एजुकेशनल लोन प्रोवाइड कर रही है। जो हमारी सरकार है उसने काफ़ी सारी स्कीम्स एजुकेशन के लिए निकाली हैं। बैंकों को ये निर्देश दिए हैं कि लोगों को जो एजुकेशन लोन है उनके अंदर बिना सिक्योरिटी के लोन दिए जाएं, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिए जाएं। तो लेकिन इसके अलावा जो लोग हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं, उनके लिए भी एक इनकम टैक्स में कानून है सेक्शन 80E, जो कि लोगों को एक बेनिफिट ये देता है कि जितना भी लोग अपना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, उसका वो अपने इनकम में उसको माइनस करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर सपोज करो कि किसी ने अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए कोई लोन लिया है और उसके ऊपर वो पूरे साल में 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे करते हैं, तो वो 1 लाख रुपए को अपने इनकम में से कम कर सकते हैं ताकि उनकी टैक्स की लायबिलिटी कम आए। लेकिन ये जो बेनिफिट मिला है इसके साथ कुछ कंडीशंस हैं जिसके अंदर हर भी टैक्स पेयर को ध्यान रखना है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि ये जो लोन लेता है कोई भी टैक्स पेयर, ये लोन जो है वो उसने या तो खुद के लिए या अपने स्पाउस के लिए या उसने अपने बच्चे के लिए लिया हो, और ये लोन जो है वो हायर एजुकेशन के लिए हो। हायर एजुकेशन का मतलब ये है कि ये जो स्कूलिंग वाली जो एजुकेशन होती है उसके लिए इसका बेनिफिट नहीं है। यदि हम उसके ऊपर एजुकेशन के लिए लोन लेता है कोई भी टैक्स पेयर और उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पे करता है, तब उसको जो इसका बेनिफिट मिल पाएगा। इसके अंदर जो कोई भी टैक्स पेयर है वो अपने बच्चे को जिस स्टेट के अंदर वो रह रहा है, सपोज करो वो दिल्ली में रहता है, तो दिल्ली से बाहर सपोज करो उसको बेंगलोर भेजना है या बॉम्बे भेजना है या उसको बाहर भी भेजना है, इंडिया से बाहर भी। जैसे आपने देखा होगा आज के टाइम में काफ़ी लोग अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं, यूएस से भेजते हैं। तो उस केस में जो भी वो लोन लेता है, या तो किसी इसके अंदर एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि ये जो लोन लेना है किसी भी टैक्स पेयर ने, या तो बैंक से लेना है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है। तो यदि ये लोन उसने इन दोनों से लिया है खाली, तभी उसको उस लोन पे जो उसने इंटरेस्ट पे किया है तभी उसको उसका बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जब भी ये मेन इसमें कंडीशन है कि उसको ये ध्यान रखना है कि लोन लेते वक्त या तो वो बैंक से लोन ले या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले। अमित जी, आपके जो इस कॉन्वर्सेशन से दो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं, क्योंकि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो नॉर्मली हमारे दिमाग में जो आता है वो एक बच्चा आता है कि एक बच्चे की एजुकेशन के लिए नहीं, अगर आप अपनी वाइफ के लिए, अपनी स्पाउस या अपनी खुद की एजुकेशन के लिए भी लोन लेते हैं तो उसका भी आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। और दूसरी चीज, ये लोन की जो यूटिलाइजेशन होनी चाहिए वो सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि 12वीं के ऊपर की जो आपकी पढ़ाई होती है उसके लिए होनी चाहिए, तभी आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट सवाल जो हमारे पास आता है कि एक
जो लिमिट है क्या इसकी कोई कि इससे ज्यादा हमें एडवांटेज नहीं मिल सकता या फिर हमें उसको मेंशन नहीं कर सकता रिटर्न फाइल करते समय? नहीं जसप्रीत जी, इसमें कोई लिमिट नहीं है। इसके अंदर जो भी आपने लोन लिया है, बस जो प्राइमरी कंडीशन है वो ये है कि वो लोन आपने बैंक से लिया हो। यदि बैंक से नहीं लिया तो आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो लोन लिया हो, और उसके ऊपर जो भी आप इंटरेस्ट पे करेंगे उसको आप अपने इनकम में से कम कर सकते हैं, उस इंटरेस्ट की फिगर को, और फिर आप बाकी बची हुई इनकम पे टैक्स देंगे। बस इसमें मेन बात आपको ये जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि इसका जो बेनिफिट मिलना है वो खाली 8 साल तक मिलना है। कहने का मतलब ये है कि जब आपने इंटरेस्ट पे करना शुरू कर दिया, क्योंकि जनरली हाउसिंग लोन्स में ये कंडीशन होती है कि जब भी हाउसिंग लोन मिलता है तो एक बैंक से एक मोरेटोरियम पीरियड देते हैं कि भाई आपने यदि लोन लिया तो आपको जो इंटरेस्ट है वो 3 साल बाद पे करना शुरू करना है, 3 साल तक आपको इंटरेस्ट भी पे नहीं करना। तो जिस साल आप इंटरेस्ट पे करना शुरू करेंगे उस साल से लेकर के आपको 8 साल तक खाली उसका बेनिफिट मिलेगा। सपोज करो कि 8 साल बाद यदि आपका लोन रह जाता है और उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको बेनिफिट जो है वो इस सेक्शन के अंदर नहीं मिलेगा। तो कोई अमाउंट की कंडीशन नहीं है, लेकिन एक पीरियड की कंडीशन है कि आपको 8 साल तक ही आपको बेनिफिट मिलेगा। बट एक और चीज अमित जी आपने बोली कि या तो लोन बैंक से होना चाहिए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्या है फाइनेंशियल? इसके अंदर जसप्रीत जी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो कुछ स्पेसिफाई की गई हैं। इनके अंदर 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और दूसरी क्रेडिला सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। इन दोनों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से यदि आपने लोन लिया हुआ है तो तभी आपको उसके इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा यदि आपने किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से लिया हुआ है, किसी रिलेटिव से लिया हुआ है, तो उस केस में बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसका कारण सरकार ये है कि खाली ये जो दोनों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये काफ़ी इनकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी है। सरकार, क्योंकि लोग इस सेक्शन का मिसयूज़ भी करते हैं कि यहाँ से अपने रिलेटिव से लोन दिखा दिया और उनको इंटरेस्ट पे कर दिया, तो सरकार उस परिस्थिति से बचने के लिए खाली उन्होंने इसको काफ़ी स्पेसिफिक कर दिया है। क्योंकि इसके अंदर जो मेन बात है वो ये है कि उन्होंने इसका अमाउंट को लिमिट नहीं किया है, आप जितने मर्जी इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकते हैं। हाँ, इसके अंदर एक और जो मेन ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जो इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आपने वो इंटरेस्ट पे किया है। सपोज करो कि आपने किसी ने लोन लिया और उसका इंटरेस्ट बनता है 2 लाख रुपए और उसने बैंक को इंटरेस्ट पे नहीं किया अभी तक, वो लोन का डिफॉल्टर हो गया, तो वो ये नहीं कह सकता कि मुझे इसका बेनिफिट दे दो। तो क्योंकि सरकार को यदि इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, बैंकों को इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, तो उस सिचुएशन को डिमोरलाइज करने के लिए ये प्रावधान रखा गया है कि यदि आपने इंटरेस्ट पे किया है तभी आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। एक्रूअल बेसिस पर आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट कहें अगर हम एजुकेशन सिस्टम को, जहां पर कि 8 साल का हमारे पास टेन्योर का लिमिटेशन है बट अपर कैप नहीं है एजुकेशन लोन का जो एडवांटेज जो हमें इनकम टैक्स में सुविधा मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दैट अप। और देवेंद्र जी मैं आपकी तरफ रुख करूंगी और आपके साथ कॉन्वर्सेशन हमेशा इंटरेस्टिंग रहती है क्योंकि कभी छापेमारी की बातें होती हैं और हमारे जिन दर्शकों ने हमारा पिछले एपिसोड नहीं देखा जहां हमने छापेमारी की बात करी थी, आई वुड रिक्वेस्ट डू वॉच। आपको बहुत कुछ, आपके बहुत से सवालों के जवाब आपको मिलेंगे और आप जिस डर की परिस्थिति से गुजरते हैं आप वहां पे अपने आप को थोड़ा सेफ महसूस करेंगे। तो देवेंद्र जी आज हमारा सवाल सम्मन के आसपास है, तो क्यों डरते हैं लोग सम्मन से? पिछली बार आपने छापेमारी का डर हमारा भगा दिया, अब आप हमें ये बताइए जब हम सम्मन की बात करते हैं तो क्या वाकई में वहां डरने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि हम शायद सब हिंदी फिल्में देखते हुए बड़े हुए हैं। हाँ जी। जब भी फिल्मों में छापे पड़ता तो बहुत मज़ा आता, बहुत इंटरेस्ट क्रिएट होता है, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। बहुत ही एक भयावह स्थिति का सामना करना पड़ता है बिजनेसमैन को। जहाँ तक बात है सम्मन की, सम्मन होता क्या है, मैं आपको पहले सिंपल भाषा में ये समझाता हूँ। यदि मैं आपको कहूँ कि आपको उस जगह पर इतनी बजे पहुँचना है तो आपके पास चॉइस है, आप मना भी कर सकते हैं। बट अगर यही बात यदि कोर्ट ने आपसे कही है कि आपको उस स्थिति पर, उस जगह पर, उस स्थान पर उतनी बजे पहुंचना है तो आप जाएंगे, आप कोर्ट की बात को नकार नहीं सकते हैं।
तो समन जब जुडिशियल पावर का यूज करते हुए आपको किसी जगह पर बुलाया जाता है तो उसे समन कहा जाता है। पर जैसे ही किसी व्यक्ति के पास समन आता है तो डर जाता है कि पता नहीं वहां पर क्या होगा, मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा। और काफी दुख की बात यह भी है कि जब भी भारत में किसी टैक्स पेयर को समन इशू किया जाता है जी, तो समन का जो पर्पस है वो पर्पस ये है कि वो वहां पर एविडेंस देगा, डॉक्यूमेंट्स देगा और अपनी स्टेटमेंट देकर आएगा। बट उसके साथ वैसा होता नहीं है जी। उसको वहां पर 5-5 घंटे 6-6 घंटे इंतजार करवाया जाता है, ग्रिलिंग की जाती है और ये भी कहा जाता है कि अगर आप टैक्स जमा नहीं कराओगे तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे और यहां से जाने नहीं देंगे। जबकि समन का ये पर्पस बिल्कुल नहीं होता। लोगों को डरना नहीं चाहिए, पर क्योंकि जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं वो ऐसे हैं जिस वजह से लोग काफी समन से डरते हैं। सो अभी आपने कहा कि जब हम समन की बात करते हैं, हमने एक लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से हमें एक इनवाइट आया है जहां पे हमें उसको अटेंड करना मैंडेटरी हो जाता है, ये एक चॉइस नहीं है। मान लो मैं किसी एक्सेप्शनल सिचुएशन में हूँ जहां मैं वहां नहीं पहुंच सकती, क्या इस केस में मुझे कोई एक्सेप्शन मिलेगी कि मेरी जगह कोई और चला जाए? देखिए, गाइडलाइंस इशू की गई हैं कि समन जब भी किसी व्यक्ति को बुलाया जाए तो ऐसा नहीं कि अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप किसी बड़ी कंपनी के एमडी को बुला लें और उससे सवाल पूछना शुरू कर दें सेल परचेज से रिलेटेड। अब एमडी तो कहेगा मैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेता हूं, मुझे सेल परचेज का नहीं मालूम, हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड हैं जो कि इस चीज को देखते हैं। तो ऐसी गाइडलाइंस इश्यू की गई हैं कि रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के हेड को ही बुलाया जाए, ताकि अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो एक सबसे बड़े हेड को बुलाना फॉर द पर्पस ऑफ समन, दिस इज नॉट डिजायरेबल। That's why only concerned head should be called upon. This is the guidelines which have been issued. But the sad part is this, that department doesn't follow it. They generally issue summon to the higher authority, which is undesirable. But this is being happened right now in all over the country. और मान लो किसी वजह से मेरे पास समन आया, मुझसे मिस हो गया, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन हुई कि मैं उस समन पे एक्ट नहीं कर पाई, तो क्या हमारे पास कोई नंबर होता है कि हमें दोबारा समन आ जाएगा तो वो और ज्यादा गुस्से वाला होगा? होता है ना यूजुअली, आपने मेरी एक बात पे जवाब नहीं दिया तो अगली बार मैं अपनी आवाज को थोड़ा बढ़ा लूंगी कि आपने। सो ऐसा क्या इन समन्स के केसेस में भी होता है? देखिए, समन का एक फॉर्मेट है जी, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि समन की कोई लैंग्वेज बदल जाएगी। बट हाँ जरूर, क्योंकि ये जुडिशियल प्रोसीडिंग का हिस्सा है, यदि किसी को समन आया है तो जनरली ही और शी शुड नॉट मिस इट। और अगर वो किसी एक्सेप्शनल स्थिति में जहां पर वो समन को अटेंड नहीं कर सकते हैं तो एक चिट्ठी जरूर भेजनी चाहिए कि एडजर्नमेंट दी जाए। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि आप जाओ भी नहीं और आप बताओ भी नहीं। तो उनको डिपार्टमेंट को बताना चाहिए मैं नहीं आ सकता या नहीं आ सकती, और एक चिट्ठी जरूर डिपार्टमेंट में लिखें कि मुझे एडजर्नमेंट दी जाए, एक नई डेट दी जाए, रेदर देन कि हम इस समय का वेट करें कि डिपार्टमेंट आपको एक नया समन जारी करे। ऑफ कोर्स डिपार्टमेंट के पास पावर है, वो आपको दोबारा समन इशू कर सकते। तो देवेंद्र जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी एक आम आदमी के नजरिए से, कि क्या एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को लेके, जैसे मान लो मैं एक बार समन में नहीं जा पाई, मुझे दोबारा समन इशू किया गया, सो एक ट्रांजैक्शन को लेके मुझे कितनी बार समन इशू किया जा सकता है? देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा एक केस लॉ के रेफरेंस से जी। एक लेटेस्ट केस लॉ हुआ है श्लाका इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को लेकर। इस केस में 1 साल 1.25 साल के अंदर इस पर्टिकुलर पार्टी को 20 से ज्यादा बार समन जारी किया गया, और इस पार्टी का ये आरोप है, इन्होंने कहा है कि ये समन उनको हरस करने के लिए किया जाता है, और इन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल करी बॉम्बे हाई कोर्ट ने। बॉम्बे हाई कोर्ट वालों ने जीएसटी डिपार्टमेंट को ये लिखा और ये पूछा है कि आप कितनी बार समन जारी कर सकते हैं, इसके नॉर्म्स इशू करें, इसकी गाइडलाइंस इशू करें, और उन्होंने ये भी पूछा कि अभी तक जो आपने इतनी बार समन जारी किया है उसमें क्या प्रोग्रेस हुई, आपने क्या पूछा, क्या डेवलपमेंट हुई है, और कब तक आपकी प्रोसीडिंग खत्म हो सकती है। तो इस समन को लेकर काफी क्लैरिफिकेशन जो है वो आगे आने की उम्मीद है, ताकि उस डर को दूर किया जा सके जो कि एक आम आदमी के मन में है। बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन काफी यूजफुल रहेगा फॉर इन द टाइम्स टू कम। हाँ, क्योंकि 20 बार समन एक बार आना ही बहुत बड़ी बात होती है, 20 बार किसी पार्टी को समन जाना। और एक और चीज जो मैं आपके इस कॉन्वर्सेशन से उठाना चाहूंगी कि मान लो अगर आपका जीएसटी समन या किसी प्रोसीडिंग्स को लेके कोई चैलेंज है, तो आपको एक ये भी है, जैसे कोर्ट का हमें हमेशा सपोर्ट रहता है, वो कोर्ट में जाके आप इसके लिए सपोर्ट सीख कर सकते हैं।
बिल्कुल सही कहा आपने कि इस संबंध से जो भी इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से जो भी रिजल्ट निकल के आता है, जो भी ऑब्जर्वेशंस निकल के आते हैं, वो एक बहुत सफाई दे देंगी और बहुत एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि संबंध से रिलेटेड जो भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, हम जारी रखेंगे इस कॉन्वर्सेशन को, लेकिन अगर आपके कुछ सवाल हैं इस कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड या जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड, प्लीज हमें नीचे दिए गए नंबर्स पे लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले एपिसोड्स में हम आपके सवालों के जवाब दें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब जब बिजनेस बढ़ेगा तो ब्रांचेस भी बढ़ेंगी, और ब्रांचेस बढ़ेंगी तो बढ़ेगी कंफ्यूजन और गलतियां। अब करें अपने टैली, बिजी या किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर को सेंट्रलाइज केवल क्लाउड एक्सेस से। ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747। काश कोई ऐसा टीवी प्रोग्राम हो, काश कोई ऐसा चैनल हो जो आपको कहे कि प्लीज हमारा शो होस्ट कर दो ना। अब इस काश की दुनिया से निकलिए और हमारे साथ उड़ान भरिए आकाश की, क्योंकि कैपिटल वन टीवी आपके सपनों को लेकर आया है आपके सामने। फोन उठाएं और डायल करें। बेचारा कंप्यूटर डेटा, कभी इसकी चोरी का डर, तो कभी वायरस अटैक से बिगड़ने का, तो कभी हार्ड डिस्क का क्रैश होना। न जाने क्या क्या सहता है हमारा कंप्यूटर डेटा। पर अब और नहीं, कंप्यूटर डेटा को हरदम रखें सेफ क्लाउड एक्सेस से। ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747। आप किसी भी प्रोग्राम का होस्ट बन सकते हैं। अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने ही प्रोग्राम में बोल सकते हैं। बड़े से बड़े चैनल पर इस प्रोग्राम को दर्शा सकते हैं और पहुंच सकते हैं लाखों घरों में, और पैसे भी कमा सकते हैं। सपना जैसा लगता है ना? बिल्कुल नहीं। कैपिटल वन टीवी में बात करें आज ही। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और सिलसिला शुरू करते हैं सवाल जवाब का। थैंक यू सो मच सुशील गोयल जी हमें लिखने के लिए। देवेंद्र जी, सुशील जी का सवाल आपके लिए है। ये लिखते हैं हमें रजौरी गार्डन दिल्ली से। ये पूछते हैं कि क्या मेरा जाना जरूरी है? क्या मैं अपने सीए को भेज सकता हूँ अपनी जगह, मेरी जगह प्रेजेंट करने के लिए? तो कैसा मुमकिन है? देखिए, समन के अंदर बिल्कुल क्लियरली लिखा होता है कि आपको इन पर्सन अपीयर करना है जी। तो आप अपना कोई ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेज सकते, क्योंकि ये जो समन में जब स्टेटमेंट दी जाती है, जब सवाल जवाब का वहां पर सिलसिला होता है और जो आपको जवाब देने होते हैं, ये ओथ पर दिए जाते हैं। तो यू हैव टू डू इट पर्सनली ऑन योर ऑन। आपका सीए वहां पर नहीं जा सकता। पर हाँ, एक बात का मैं एडिशन करना चाहूंगा जो कि हर क्लाइंट को, हर बिजनेसमैन को मालूम होनी चाहिए कि वहां पर आपसे लीगल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो बिजनेसमैन है वो हो सकता है लीगल वहां पर क्वेश्चन ना समझ पाए, तो आपसे वही सवाल पूछे जाएंगे जो कि आपके बिजनेस से संबंधित है, या आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपका नाम, एड्रेस वगैरह क्या है, या आप अपना बिजनेस कैसे करते हैं। आपसे कोई लीगल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। पर साथ साथ ये वाली चीज भी साथ में क्लियर है कि आपकी जगह आपका सीए नहीं जा सकता। ये बहुत क्लियरली है कि आपकी जगह आपका सीए नहीं जा सकता, इन पर्सन आप ही को अपेयर होना होगा। यस। और एक और देवेंद्र जी, मैं यहाँ पे, क्योंकि यूजुअली क्या होता है जब समन आता है, इस तरह का सवालों का सिलसिला शुरू होता है, तो इंसान बहुत प्रेशर में आ जाता है। और ऐसा भी हो सकता है कि मुझसे कोई सवाल पूछा जाए और मैं उसका गलत जवाब दे दूं, या मैं उस तरीके से ना दे पाऊं जिस तरीके से मैं देना चाहता था। तो क्या इस सिचुएशन को कंसिडर किया जाता है? देखिए, इस केस में जो रेमेडी अवेलेबल है टैक्स पेयर के पास, जो समन पर गया है और जो समन पर वहाँ पर सवालों जवाबों में डॉक्यूमेंट्स या एविडेंसेस प्रोड्यूस करके आया है, यदि वो किसी सवाल का वहाँ पर जवाब देता है जो कि उसको अगले दिन पता चलता है कि नहीं, मैं गलत दे आया हूँ, गलती हो गई है और वहाँ पर शायद मैं प्रेशर में था, स्ट्रेस में था और जिस वजह से, तो एक अगर वो रीजनेबल पीरियड में यदि वो चाहे तो वो एक दोबारा चिट्ठी लिख सकता है डिपार्टमेंट में और वो कह सकता है कि मैं अपने उस सवाल के जवाब को रिट्रैक्ट करना चाहता हूं, वापस लेना चाहता हूं, और उसकी जगह ये मेरा आंसर है, मेरे उस आंसर को जो मैंने पहले दिन दिया है उसको कंसीडर नहीं किया जाए और इस आंसर को कंसीडर किया जाए। और अगर पूरी की पूरी स्टेटमेंट को वो वापस लेना चाहे कि मेरे से ये क्वेश्चन में जबरदस्ती ये स्टेटमेंट लिखवाई गई है, तब भी वो अगले दिन या कुछ रीजनेबल डेज के अंदर वो रिट्रैक्ट कर सकता है। बट अगर
वो 2 साल के बाद या 3 साल के बाद कहे कि मैं 3 साल पहले जो स्टेटमेंट देकर आया था उसको मैं रिट्रैक्ट करना चाहता हूं, तो हाई कोर्ट कहेगा कि ये जेन्युइन नहीं लगता, ये इसका कोई डेलिबरेट लगता है। तो अगर आपको कोई बोनाफाइड ट्रांजैक्शन में, बोनाफाइड केस में आपको ये छूट दी जाती है कि आप इसको रिट्रैक्ट कर सकते हैं, बट एक रीजनेबल पीरियड के अंदर होना चाहिए। दर्शकों के लिए ये बात मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ कि गलती से अगर आपसे कोई गलत जवाब दिया जाता है या आप गलती से कुछ गलत बोल देते हैं तो इस सिचुएशन में घबराने की जरूरत नहीं है, और आप जाकर उस चीज को, स्टेटमेंट को अमेंड कर सकते हैं एक रिटन फॉर्मेट में, जैसा कि आपने बताया। अगर मैं कंक्लूजन के रूप में आपको रिक्वेस्ट करूं, आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं कि जैसे आपने छापामारी के केस में हमें बताया कि जब छापेमारी होती है तो आपको उस फॉर्मेट को, उस नोटिस को पढ़ना बहुत जरूरी होता है कि उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती है। उसी तरह के समन के केस में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए या हम रख सकते हैं? सबसे पहले समन से घबराना नहीं चाहिए जी, उसे अटेंड करना चाहिए, उनके सवालों को ढंग से समझना चाहिए कि उन्होंने आपसे क्या पूछा है। जिस व्यक्ति ने आपको समन भेजा है, जीएसटी अथॉरिटी का जो प्रॉपर ऑफिसर है, और यदि आपको सवाल समझ में नहीं आया तो आप उनसे सवाल पूछ भी सकते हैं। और यदि कोई सवाल उन्होंने आपसे पूछा है जिसका जवाब आपको मालूम नहीं है जी, तो आप ये भी जवाब दे सकते हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम उस सवाल का जवाब। आप बिल्कुल, यू आर जस्ट फ्री टू आंसर दैट एज वेल, कि यू कैन जस्ट सिंपली से आई डोंट नो टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, जिसका जवाब आपको मालूम नहीं है। कोई गलत जवाब देने की जरूरत नहीं है। बी कूल देयर, अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस। और जहां पर लीगल क्वेश्चन यदि वो आपसे पूछें तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये लीगल क्वेश्चन है एंड आई एम नॉट अ लीगल पर्सन, फॉर दिस आई विल बी रिक्वायरिंग माई प्रोफेशनल टू आंसर दिस। थैंक यू सो मच। और यही सवाल मैं एक बार आपसे एक छोटा सा इनपुट आपकी तरफ से भी चाहूंगी अमित कुमार गुप्ता जी, कि क्या इनकम टैक्स में भी समन में यही प्रतिक्रिया होती है लोगों की, इसी तरीके से देखा जाता है, और कौन सी ऐसी बातें हैं जो ध्यान में रखी जा सकती हैं? जसप्रीत जी, जहाँ तक कि समन्स की बात है, इस पे मैं आपको एक इनपुट ये देना चाहता हूँ कि जब भी हम देखते हैं कि समन हम बात करते हैं तो वर्ड समन नहीं लिखा जाता, समन्स लिखा जाता है। तो एस लगा हुआ होता है और एक वारंट होता है, तो वहाँ पे एस नहीं लिखा होता, वहाँ पे खाली वारंट होता है और यहाँ पे समन्स वर्ड यूज़ होता है। तो सबसे पहले तो सिग्निफिकेंस ये होती है कि जब भी हमको डिपार्टमेंट समन्स इशू करेगा तो एक कॉपी वो रखेगा उसकी और एक कॉपी हमको भेजेगा, जबकि वारंट में ये होता है कि वो उसकी कॉपी हमको नहीं मिलती। तो जब भी लोगों को कोई समन आए तो उस समन पे यदि वो उस पर्टिकुलर डेट पे किसी वजह से नहीं जा पाता तो एटलीस्ट किसी को भेज करके वो उसकी एक नई डेट लेकर के आए कि साहब मैं इस डेट पे नहीं अपीयर हो पाऊंगा और मुझे कुछ दिन का समय दिया जाए। और यदि वो इस परिस्थिति में भी नहीं है कि वो वहाँ जाए और वहाँ जाकर के डेट ले पाए, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स एटलीस्ट उनसे मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स वो है उनको वो स्पीड पोस्ट से भेजे, ताकि कोई भी नोटिस यदि डिपार्टमेंट से आता है और जहाँ पे वो समन्स हैं या किसी तरीके का आपके नाम का वारंट इशू किया गया है तो उसका कंप्लायंस जो है वो ड्यू डेट पे होना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है उसमें लिखा होता है कि आपको पर्सनली आना है और आप पर्सनली नहीं जा पा रहे किसी वजह से, आपको कोई बीमारी है या आपके यहाँ कोई फंक्शन है, तो आप जो भी उसमें डॉक्यूमेंट्स मतलब मांगे गए हैं आप उनको बाय स्पीड पोस्ट भेजें और उसमें ये लिखें कि इन द मीन टाइम आई विल अपीयर बिफोर योर गुड सेल्फ, और ताकि उसका नॉन कंप्लायंस ना रहे। ये मेरा एक समन्स को लेकर के एक जर्नल एडवाइस है जो कि लोग गलती करते हैं, कई बार लोग उससे बचते रहते हैं, क्योंकि यदि डिपार्टमेंट को उसका जवाब नहीं मिलेगा तो वो उसको एक दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं कि कोई एक हमारे लेटर को या हमारे नोटिस को या हमारे समन को अवॉइड कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए ये कोई भी जो टैक्स पेयर है यदि उसको कोई भी लेटर आता है, चाहे वो उससे रिलेटेड, कई बार ऐसा होता है कि अनरिलेटेड समन्स भी आ जाते हैं, तो एटलीस्ट वो उसका कंप्लायंस करे, उसके पास ये राइट है। क्योंकि जनरली हम समन्स का जब भी रिप्लाई लेके जाते हैं तो वो लोग, उनको कई बार ऐसी सिचुएशन होती है वो लोग रिसीव नहीं करते उसको। तो ऐसे केस में जो एसएससी के पास अधिकार है वो ये है कि वो उस पूरे को उनके ईमेल आईडी पे भी मेल कर दे और उनको स्पीड पोस्ट जरूर कर दे, ताकि वो उस ड्यू डेट पे ये माना जाए कि आपने उसका कंप्लायंस कर दिया है। कंप्लायंस एंड कम्युनिकेशन, आप दोनों की बातों से जो कंक्लूजन निकल के आता है, कोई भी कम्युनिकेशन अगर आ रही है उसकी रिवर्स कम्युनिकेशन और कंप्लायंस करना बहुत जरूरी है, ताकि उसके नेगेटिव इम्प्लीकेशन, नेगेटिव इम्पैक्ट हम पे ना पड़े। एक सवाल आपके लिए भी हमारे पास आया है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है।
यहाँ निकिता हमसे पूछती हैं कि मैं एक लीगल गार्जियन हूँ, तो क्या मैं भी इनकम टैक्स में इसका जो एजुकेशन लोन है उसका एडवांटेज ले सकती हूँ? हाँ जसप्रीत जी, इसके अंदर जो सेक्शन है उसके अंदर ये कहा गया है कि कोई भी आपका चिल्ड्रन हो, तो चाहे वो आपका नेचुरल चाइल्ड हो या आपने किसी को अडॉप्ट भी किया हुआ है, आप उसके लीगल गार्डियन हैं यदि, तब भी आप इसमें इस सेक्शन के अंदर जो भी आपने लोन लिया है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग अगेन एक पॉइंट निकल के आया है कि अगर आप एक लीगल गार्जियन हैं, आपने एक चाइल्ड को अडॉप्ट किया है, उस सिनेरियो में भी आप जो है इनकम टैक्स में अपना जो एडवांटेज है वो बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर एक्सपर्ट एडवाइस। इट्स ऑलवेज ग्रेट टू हेयर योर इनपुट्स ऑन टू डिफरेंट टॉपिक्स। एंड एक बार फिर मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे दर्शकों को फॉर द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स they have given. We have so many questions to answer. We'll try to answer those questions in the coming shows. And in the meantime, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि नीचे दिए गए नंबर्स पे, नीचे दिए गए ईमेल आईडीज पे अपने क्वेश्चंस प्लीज लिखिए। हम आपके सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में।